जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिक्स स्कॉलर के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों मेरा नाम है पीयूष और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट थ्योरी। ये जो हमारा बैच है वो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो झारखंड टीजीटी और सहायक आचार्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। सो सेट थ्योरी का जो हमारा सिलेबस है वो क्या है कि हम लोग सबसे पहले डिमॉर्गन्स लॉ उसमें गिवन है। ठीक है। उसके बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल है, फिर सेट मैपिंग है। तो मेनली इस लेक्चर्स में हम सेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओवरऑल सेट क्या होता है वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर उसी में इंक्लूडेड है डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ने से पहले हमें सेट के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। सो उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उस बेस पे होगा कि काउंटेबल सेट क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट क्या होता है और जो सेट मैपिंग होती है वो क्या होती है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सेट पर आते हैं। देखो सेट का बेसिकली मतलब क्या होता है। सेट का मतलब ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन लो, लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स का जो कि वेल डिफाइन हो। ठीक है। अब वेल डिफाइन का मतलब समझते हैं। वेल डिफाइन का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे अगर पूछा जाए कि साल में कितने महीने होते हैं, तो आप बताओगे 12 महीने होते हैं। तो ये एक वेल डिफाइन चीजें हैं। ठीक है। अगर हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं। ये एक वेल डिफाइन है। क्यों? क्योंकि आप किसी से भी पूछोगे वो साल में कितने महीने होते हैं वो 12 महीने ही बताएगा, या फिर सप्ताह में कितने दिन होते हैं वो 7 दिन ही बताएगा। तो या फिर महीनों का कलेक्शन ले लो, या फिर दिनों का कलेक्शन ले लो, हफ्ते का। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये एक सेट फॉर्म करते हैं। ये तो हो गई वेल डिफाइन। अब ऐसी चीजें जो वेल डिफाइन नहीं है, वो सेट फॉर्म नहीं करती, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे आपसे कहा जाए कि इंडिया की टॉप 5 जो है किताबों का कलेक्शन ले लो। ठीक है। या फिर अपनी फेवरेट किताबों का कलेक्शन ले लो आप। तो ये कोई डिफाइन चीज नहीं है, क्योंकि दूसरे की फेवरेट किताब अलग है, किसी दूसरे की फेवरेट किताब अलग है। वो 5 किताबों का कलेक्शन लेकर आएगा तो कोई पांचों अलग किताब होगी। हो सकता है उसमें 2 मैच भी करे। ठीक है। लेकिन कोई तीसरा लेकर आएगा तो वो पांचों किताबों का कलेक्शन कोई और लेकर आएगा। ठीक है। तो ये कोई डिफाइन चीज नहीं हुई। डिफाइन का मतलब होता है कि हर एक का आंसर सेम होना चाहिए। ठीक है। साल में कितने महीने होते हैं अगर आप किसी से पूछोगे तो वो यही बताएगा कि 12 महीने होते हैं। तो ये डिफाइन चीज हुई। ठीक है। तो सेट का मीनिंग ये होता है। अब देखो सेट का नोटेशन क्या होता है। जस्ट सेट को हम लोग नोटेट कर, देखो जब भी सेट को आप डिनोट करोगे तो वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है। और सेट में जो मेंबर्स होते हैं उसे हम एलिमेंट कहते हैं, और वो हमेशा लिखा जाता है कैसे, करली ब्रैकेट में। ठीक है। जैसे इसके अंदर जो भी मेंबर बैठेगा आप उसे मेंबर बोलो या फिर इसको क्या बोलो, एलिमेंट बोलो। ठीक है। और इसको नोटेशन क्या होगा, इसका कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है। ये इसका क्या होता है, नोटेशन होता है। तो सेट का जरूरी नहीं है कि ए ही लिखो, आप ए लिख सकते हो, ए से डिनोट कर सकते हो, कैपिटल एक्स से कर सकते हो, बी से कर सकते हो, नो मैटर, वाई से कर सकते हो। सेट का जो नोटेशन होगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। और सेट के अंदर जो मेंबर्स होंगे, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, आप उसे मेंबर बोलो या फिर एलिमेंट बोलो। और जो एलिमेंट लिखे जाएंगे वो हमेशा कैसे होंगे, करली ब्रैकेट में होंगे। ठीक है। ये बात तो रही सेट की। अब जैसे कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। जस्ट ये समझो कि नेचुरल नंबर्स का सेट क्या होता है। ठीक है। होल नंबर्स का सेट क्या होता है, इंटीजर्स का सेट क्या होता है, रेशनल नंबर का सेट क्या होता है, इरेशनल नंबर का सेट क्या होता है, फिर रियल नंबर का सेट क्या होता है। ठीक है। देखो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, अगर 1 2 3 4 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है। ये सब क्या हो गया, नेचुरल नंबर के सेट हो गया। होल नंबर का सेट क्या होता है, 0 1 2 3 4, ये सब क्या है, होल नंबर के सेट है। ठीक है। इसी तरीके से अगर इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर में क्या होता है, निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, 3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है। इस तरीके से होते हैं इंटीजर में। जब बात करते हैं रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर में क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म के मेंबर आते हैं। ठीक है। जहां पर पी क्यू क्या होते हैं, पी और क्यू कहाँ होते हैं, इंटीजर में होते हैं। ठीक है। बट क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। इरेशनल नंबर की अगर बात करें तो जो रेशनल नंबर ना हो, जस्ट लाइक √2 -√2 आप ले लो। ठीक है। 3√2 ले लो, या फिर √3, ये सब क्या है, हमारे इरेशनल नंबर है। √5, ठीक है, समथिंग इस तरीके से। ये सब क्या हो गए, हमारे इरेशनल नंबर हो गए। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जो होगा वो रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का यूनियन होगा, वो क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। जैसे रियल नंबर को आप और तरीके से बोल सकते हो, जैसे एक्स एक्सिस आपकी क्या है, रियल नंबर है, वाई एक्सिस आपकी क्या है, रियल नंबर है। ठीक है। मतलब रियल नंबर को मेनली हम लोग क्या करते हैं कि वो रेशनल और इरेशनल का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है।
ये तो बात रही कि आप कैसे सेट को डिनोट करते हो, कैसे सेट में मेंबर्स आते हैं, सेट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीजें हैं। ओके, देखो, ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देखो, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप रोस्टर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करो, या तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है कि जो सेट गिवन रहेगा उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो नंबर्स की लिस्ट में होंगे। लिस्ट का मतलब क्या है, देखो, जैसे अगर आपको गिवन है 1 2 3, ठीक है, तो ये एक रोस्टर फॉर्म है। सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जो कि रोस्टर फॉर्म में है, ए बी सी, ये एक रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है, आपको अगर ऐसा मिलता है 1 2 3 4, जस्ट लाइक नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर इस तरीके से देखते हैं तो ये क्या है, एक रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, अगर सेट में इस तरीके से मेंबर दिखाई देते हैं 2 4 6 8 10, तो ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है। मतलब आप सेट तो बना रहे हो लेकिन वो रोस्टर फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, जस्ट आप देखें कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। इसका मतलब यह है कि ये कुछ लॉजिकल कंडीशन बना के देता है। लॉजिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है, देखो, जैसे अगर आपको सेट गिवन है एक्स, ठीक है, एक्स इज ए इवन नंबर। ठीक है, मतलब आप ऐसे एक्स लोगे जो क्या होंगे, इवन नंबर होंगे, जस्ट इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों सेट सिमिलर है, बट फर्क कितना है, आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे हो, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हो। ठीक है, जैसे अगर सेट ऐसे लिखा जाए, सेट एक्स और एक्स कहाँ का मेंबर है, नेचुरल नंबर का मेंबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। अगर आपको दिया जाए एक्स और ये बताया जाए कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, ठीक है, और एक्स कहाँ का मेंबर है, नेचुरल नंबर का मेंबर है, तो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, तो सेट को आप दो तरीके से मेनली रिप्रेजेंट कर सकते हो, हमने ये सीखा। एक तो रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। रोस्टर फॉर्म में जो सेट में मेंबर्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है कि हाँ, पहला मेंबर है, दूसरा मेंबर है, तीसरा मेंबर ऐसा है। ठीक है, सिमिलरली इस तरीके से। बट जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, कुछ कंडीशन गिवन रहती है जिसके थ्रू हम उसको देख करके हम उसमें नंबर्स को पता करते हैं। जैसे एग्जाम्स में जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें होता क्या है, अगर वो रोस्टर फॉर्म में है तो ठीक है, अदरवाइज वो सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगा, और सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगा तो हम उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर देखेंगे एक्चुअल में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसे समझना थोड़ा सा टफ टास्क होता है, टफ नहीं कर सकते बट इससे तो थोड़ा सा टफ ही कर सकते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा समझना थोड़ा सा हमें आसान लगता है कि रोस्टर फॉर्म में एक सेट गिवन है तो हमें एक एक एलिमेंट के बारे में जानकारी होती है, अच्छा पहला एलिमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा टफ टास्क माना जाता है एज कंपेयर टू रोस्टर फॉर्म से। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है वो चीज समझते हैं। कार्डिनलिटी का मतलब ये होता है कि सेट में नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं, वो क्या कहलाती है, उसकी कार्डिनलिटी कहलाती है। जैसे अगर किसी सेट में ए में नंबर्स हैं 1 2 3, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, अब कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे अगर सेट ए है तो या तो उसको एन ए से आप रिप्रेजेंट करो, या तो एन पे ए पे मॉड लगा दो। इसका मतलब अगर आप इसका कार्डिनलिटी निकालने जाओगे तो कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, जैसे आप कोई सेट दूसरा है बी, उसमें मेंबर है ए बी सी डी, इस तरीके से मेंबर है। ठीक है, अगर बी की कार्डिनलिटी कोई पूछता है तो मतलब क्या होगी, 4। इसमें कितने मेंबर हैं, वही उसकी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी हो जाएगी। तो कार्डिनलिटी का बेसिक फंडा क्या होता है कि सेट में कितने एलिमेंट है, अगर फाइनाइट सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, फाइनाइट आएगी। ठीक है, आगे भी देखते हैं कि फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली कार्डिनलिटी का जो हमने फंडा देखा वो ये है कि कोई भी सेट है उसमें कितने एलिमेंट बैठे हुए हैं वो उसकी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है टाइप ऑफ सेट। ठीक है, अब सेट के एक एक टाइप को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इम्पटी सेट क्या होता है। ठीक है, पहले हम देखते हैं इम्पटी सेट क्या होता है। इम्पटी सेट को या तो आप 5 बोलते हो या फिर कर्ली ब्रैकेट लगाते हो, तो ये शो करता है कि वो सेट क्या है, इम्पटी है। इम्पटी का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है।
इम्पटी सेट का मतलब क्या होता है, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। जैसे आप ए को इम्पटी बोलोगे, अगर ए की कार्डिनलिटी क्या हो गई 5 हो गई, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि जो सेट ए है वो क्या है, इम्पटी है, खाली है। माफ करना है, अगर ये 0 आ गया, मतलब अगर उसकी कार्डिनलिटी 0 हो गई तो सेट क्या हो जाएगा, इम्पटी हो जाएगा, सेट में कोई मेंबर ही नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी होती है इम्पटी सेट की। दूसरा सेट आता है हमारा सिंगलटन सेट। ठीक है, ये क्या आता है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट बोलते हैं कि मतलब उसके अंदर एक ही एलिमेंट होना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक ही एलिमेंट होना चाहिए, एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो सेट क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे बोले सेट ए को अगर आप सिंगलटन बोल रहे हैं तो मतलब इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, हमेशा एक होगी। या किसी भी सेट की कार्डिनलिटी अगर एक होती है तो वो कैसा सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा। एक कार्डिनलिटी का मतलब क्या है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो फाइनाइट सेट आता है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या है, फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट मतलब क्या होता है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। ओके, जैसे अगर आप बात करेंगे सेट ए 1 2 3, एक फाइनाइट सेट है। आप सेट बी की बात करेंगे, जस्ट आप सेट बी की बात करेंगे, ए बी सी डी, फाइनाइट सेट है। इसी तरीके से अगर आपका सेट सी इम्पटी है, मतलब 5 है, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, और अगर वो सिंगलटन सेट है, अगर कोई सेट सिंगलटन है तो भी वो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो फाइनाइट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होने चाहिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, फाइनाइट सेट हो जाएंगे। या फिर इन शॉर्ट आप कहें कि ऐसे सेट जिनकी कार्डिनलिटी क्या हो, फाइनाइट हो, कार्डिनलिटी क्या हो, फाइनाइट हो, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट देखते हैं क्या होता है। देखो, इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स हो। ठीक है, जैसे आप नेचुरल नंबर की बात कर लो, नेचुरल नंबर अभी आपने देखा 1 2 3 4 इनफाइनाइट नंबर थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसी तरीके से आप रेशनल नंबर की बात कर लो, आप इरेशनल नंबर की बात कर लो, आप इंटीजर की बात कर लो, होल नंबर की बात कर लो, रियल नंबर की बात कर लो, ये सब नंबर्स क्या है, इनफाइनाइट है। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाएगा नहीं पता, तो ये सब सारे सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, ये सब अभी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, ये सब क्या है, इनफाइनाइट सेट है। अब इसमें काउंटेबल कौन है, अनकाउंटेबल कौन है, वो सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा सेट है वो देखते हैं क्या है, आई थिंक इक्वल सेट है था। ठीक है, पहले इक्वल सेट की बात कर लेते हैं। देखो, सेट ए सेट बी की इक्वल कब होगा, कोई दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम हो, बट जो नंबर्स ए में है वही नंबर्स क्या हो, बी में हो। जैसे अगर ए इज इक्वल टू 1 2 3 है और बी इज इक्वल टू 2 1 3 है, 2 1 3 है, तो ए बी के क्या होगा, बराबर होगा या फिर इक्वल होगा। इक्वल का मतलब क्या होता है कि कार्डिनलिटी तो सेम रहे ही रहे, बट जो जितने नंबर्स इसमें है, मतलब जो जो नंबर्स इसमें है वही वही नंबर्स इसमें दिखने चाहिए। 1 2 3 इसमें है तो 1 2 3 इसमें भी है, तो ये सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है, और एक दो एग्जांपल अगर आप देखना चाहो, तो जैसे अगर मान लो x इक्वल टू आपको दे रखा है a b c, ठीक है, और y इक्वल टू आपको दे रखा है 1 2 3, और ये भी बोला है कि x और y दोनों बराबर हैं, x और y क्या है, बराबर है। ये तभी बराबर हो गए जब a 1 के बराबर होगा या फिर 2 या तो 3, a 1 के बराबर हो जाए, b 2 के बराबर हो जाए, c 3 के बराबर हो जाए। ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं a 1 के ही बराबर हो, a 2 के बराबर भी हो सकता है, b 1 के बराबर हो जाएगा, फिर c 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब a b c की किसी न किसी की वैल्यू 1 2 3 हो। ठीक है, तो ये सेट क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और अगर इक्वल है तो इसे होना पड़ेगा, ए को 1 होना पड़ेगा, बी को 2 इसको 3, या फिर इसको 1 इसको 2 इसको 3। ठीक है, तो ये सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्या है, नेक्स्ट हमारा इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, ए बी के इक्विवेलेंस होगा। इसका मतलब क्या होता है कि ए की कार्डिनलिटी किसके बराबर होगी, बी के। देखो, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में सिमिलर क्या चीज होती है,
दोनों का मतलब होता है कार्डिनलिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, बट इक्वल सेट बताता है कि कार्डिनलिटी तो सेम हो, बात ठीक है, बट जो जो नंबर्स ए में है वही वही नंबर्स बी में होने चाहिए। बट इक्विवेलेंस सेट में ऐसा नहीं करता, वो बोलता है कि हाँ ए बी एक दूसरे के इक्विवेलेंस है। इसका मतलब क्या है कि जितने नंबर्स इसमें ए में है उतने ही नंबर्स कितने हैं बी में है। अब दोनों नंबर सेम है वो मैटर नहीं करता। जैसे अगर ए इक्वल टू आपको दिया गया है 1 2 3, ठीक है, और बी इक्वल टू आपको दे दिया गया है 4 5 6, ठीक है, ए और बी बराबर नहीं है, ए बी बराबर नहीं है मतलब इक्वल सेट नहीं है, बट इन दोनों की कार्डिनलिटी क्या है, बराबर है। इन दोनों की कार्डिनलिटी क्या है, बराबर है। अगर कार्डिनलिटी बराबर हो गई तो ए सिमिलर हो जाएगा किसके, बी के। ए सेट किसके सिमिलर हो जाएगा, बी सेट के। ठीक है, तो ये तो रही बात इक्विवेलेंस सेट की कि हाँ कार्डिनलिटी बराबर हो, एलिमेंट बराबर है कि नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब एलिमेंट जो ए में है वो बी में है उससे फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए, वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है इस पे बात करते हैं। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सल सेट को इन जनरल हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ये भी देख लो। ठीक है, यू फॉर यूनिवर्सल। ठीक है, अब यू को यूनिवर्सल कब बोलेंगे, किसी भी सेट का, जैसे सेट ए का यू जो है यूनिवर्सल होगा कब, जब ए के सभी नंबर्स यू में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जब ए के सभी नंबर्स किस में प्रेजेंट होंगे, यू में प्रेजेंट होंगे, तो यू क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। या तो यूनिवर्सल सेट कब कहलाएगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यू जो है वो ए का यूनिवर्सल सेट है कब, जब यू ए के सभी नंबर्स को क्या करे, कंटेन करे। जैसे आप अगर लिखते हो कि ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, तो अगर इसका यूनिवर्सल सेट बनाओगे तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 या फिर 6 7, ये क्या हो गया, इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। क्यों, क्योंकि इसके सारे नंबर्स ये क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, तो यू क्या हो जाएगा, ए का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और अगर एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो देखिए, जैसे अगर ए इक्वल टू गिवन है 1 2 3, बी इक्वल टू गिवन है ए बी, ठीक है, और अगर इन दोनों का यूनिवर्सल सेट आपको निकालना है तो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, यू क्या होगा, ए और बी का यूनिवर्सल सेट। क्यों, क्योंकि ए के सारे नंबर्स यू में बैठे हैं और बी के सारे नंबर्स यू में बैठे हैं। ठीक है, तो यू क्या हो जाएगा, ए और बी का क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं, सबसेट की बात करते हैं। सबसेट का क्या सीन है, ठीक है, देखो सबसेट का जो सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है, ये सबसेट का सिंबल है। सबसेट का मतलब क्या होता है, ए बी का सबसेट कब कहलाएगा, जब ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो। ए के सभी एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट है तो ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट। जैसे अगर ए में 1 2 3 एलिमेंट है और बी में 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ए बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे यूनिवर्सल सेट को अगर आप इससे रिलेट करोगे तो ए या फिर ए कोई भी सेट है वो खुद अपने यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, हमेशा सबसेट होता है, क्योंकि इसके सारे नंबर्स यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट ही होते हैं ना। समझ रहे नहीं आप, तो अगर आप सेट किसी भी सेट की बात करते हो तो वो अपने यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, हमेशा सबसेट होता है। ठीक है, तो सबसेट का तो ये फंडा रहा। जैसे अगर मैं एक दो एग्जांपल्स और लूं कि मान लो ए इक्वल टू ए बी सी है, ठीक है, और बात करूं कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, आप ये बताओ। ठीक है, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, एक तो हो सकता है कि हाँ भाई ये इसका सबसेट होगा, इसको A1 नाम दे दो, A2 होगा, B इसका सबसेट होगा, ठीक है, A3 होगा, C इसका सबसेट होगा, A4 होगा जो कि AB सबसेट होगा। ठीक है,
ठीक है। और एक सेट जो होगा वो ए नॉट होगा जो कि इम्पटी सेट होगा। देखो जो इम्पटी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है। जो इम्पटी सेट होता है वो क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। तो अगर सेट ए में 3 नंबर्स हैं 1 2 3, तो अगर इसके सबसेट काउंट करें कि कितने सबसेट इसके हैं, तो ए नॉट इम्पटी हमेशा सबसेट होगा क्योंकि वो हर एक का सबसेट है। सिंगलटन ए बैठा हुआ है इसमें, तो ए वन क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। बी इसमें बैठा हुआ है तो ए टू क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। सी इसमें बैठा हुआ है तो ए थ्री क्या होगा, इसका सबसेट हो जाएगा। ए बी इसमें है तो ए फोर क्या होगा, इसका सबसेट हो जाएगा। सिमिलरली आप ए सी देखेंगे तो इसमें बैठा हुआ है तो ए फाइव भी इसका सबसेट हो जाएगा। ए सिक्स की बात करेंगे तो बी एंड सी इसमें बैठा हुआ है तो बी सी क्या बी एंड सी क्या होगा, मतलब ए सिक्स की अगर बात करें तो ए सिक्स ए का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। और आप देखें ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ये सारे मेंबर्स इसमें बैठे हैं तो ए सेवन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए का सबसेट होगा। और ए सेवन कुछ और नहीं, वो खुद क्या है, ए है। तो यहां से एक बात निकल कर आती है कि इम्पटी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है और खुद सेट भी अपना क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कौन सा नंबर था हमारा, एच, ठीक है। जैसे लेट ए बी ए सेट, ठीक है। ए अगर कोई सेट है तो जो इम्पटी सेट होगा वो ऑलवेज ए का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। और खुद जो ए होगा वो अपना क्या होगा, सबसेट होगा ऑलवेज, ठीक है। तो अगर कोई सेट है, इम्पटी सेट हमेशा उसका सबसेट होता है और वो खुद अपना क्या होता है, एक सबसेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सुपर सेट। सबसेट हमने डिस्कस कर लिया, अब बढ़ते हैं सुपर सेट क्या होता है। ठीक है, सुपर सेट का मतलब क्या होता है, अगर ए सबसेट है किसका, बी का, तो ए को क्या बोलेंगे, सबसेट, ठीक है। बट जो हमारा बी होगा वो क्या होगा, सुपर सेट होगा, सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। जैसे एग्जांपल तौर पे आप समझो, अगर ए इज इक्वल टू 1 2 दे रखा है और बी इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 3, ठीक है। तो यहां पे ए सबसेट है बी का, लेकिन बी जो है वो क्या है, सुपर सेट है ए का, बी क्या है, सुपर सेट है सेट ए का, ठीक है। तो ये तो बात रही सुपर सेट की। अब आगे बढ़ते हैं, ज्वाइंट सेट क्या होता है, डिसज्वाइंट सेट क्या होता है, ठीक है। ज्वाइंट सेट क्या होता है, देखो सेट ए इज इक्वल टू, मान लो कि अगर ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी, और बी इज इक्वल टू गिवन है ए डी ई। तो ज्वाइंट सेट का मतलब क्या होता है कि अगर दो सेट को आप ज्वाइंट कब बोलोगे, ज्वाइंट के लिए तो एक सेट नहीं जरूरी है ना। ज्वाइंट का मतलब आप समझ सकते हो कि दो सेट होगा, तीन सेट होगा, चार सेट होगा, ठीक है। ज्वाइंट मतलब किसी दो ही चीज से ज्वाइंट होगा ना, ठीक है। अगर ज्वाइंट का मतलब यह है कि अगर दो सेट को आप ज्वाइंट तब कह रहे हो जब इन दोनों में कम से कम एक नंबर्स ऑफ एलिमेंट, एक एलिमेंट जो है वो क्या हो, कॉमन हो। जैसे इसमें आप देखेंगे तो जो ए है वो कॉमन है दोनों में, ठीक है। और क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, एक एलिमेंट तो मिलेगा जो कॉमन है, तो ए और बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे ज्वाइंट सेट, ठीक है, ज्वाइंट सेट हो जाएंगे। जैसे अगर आप दूसरा एग्जांपल देखना चाहो, 1 2 3 है, बी इक्वल टू सपोज दैट 3 4 5 है, तो ये दोनों ज्वाइंट कब कहलाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें ज्वाइंट होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 3 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ए और बी क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट सेट हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ खास इसमें, कुछ खास का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ए इक्वल टू, अगर आपके पास इम्पटी सेट है और बी इम्पटी नहीं है, मतलब बी में जो है कुछ न कुछ मेंबर है,
तो क्या ए बी ज्वाइंट होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, ये बात सोचने वाली है। अगर ए में कोई नंबर ही नहीं है तो वो बी से कभी भी ज्वाइंट नहीं होगा। ठीक है, ए में कुछ नंबर्स होता तो देखते हैं क्या सीन है। ठीक है, अगर ए में नंबर्स ही नहीं है तो बी के साथ वो ज्वाइंट कभी नहीं हो सकता। मतलब इम्पटी सेट किसी भी सेट के साथ ज्वाइंट नहीं कर सकता। बात समझ आ रही? इम्पटी सेट कभी भी किसी भी सेट के साथ ज्वाइंट नहीं कर सकता। तो कौन सा सेट वो कहलाएगा? अगर इम्पटी सेट के साथ किसी भी अगर हम सेट को लेते हैं तो कौन सा सेट कहलाएगा? डिसज्वाइंट सेट, जो कि भी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। डिसज्वाइंट सेट क्या होता है? ठीक है, डिसज्वाइंट सेट का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई मेंबर्स कॉमन ही ना मिले। ए और बी को अगर आप डिसज्वाइंट बोलोगे 1 2 3, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी में कोई मेंबर्स कॉमन नहीं है। 6, इसमें अलग मेंबर है, इसमें अलग मेंबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? डिसज्वाइंट हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो गए? डिसज्वाइंट सेट हो जाएंगे। जैसे अगर ए आपका क्या है? इम्पटी है, और बी क्या है आपका? 1 2 है, तो ए बी क्या हो जाएंगे? ए एंड बी क्या हो गया? डिसज्वाइंट सेट हो गया। ये क्या हो जाएंगे? डिसज्वाइंट सेट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कॉमन दिखा, कुछ भी कॉमन दिखा तो ज्वाइंट सेट, अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखा तो क्या हो जाएगा? डिसज्वाइंट सेट। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा पावर सेट। ठीक है, देखो पावर सेट से पहले एक बार आप रिकॉल कर लो कि सबसेट क्या था। ठीक है, अगर सेट ए है ए बी, तो इसके सबसेट कौन कौन से होते थे? इम्पटी सेट होता था, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, और क्या होता था? ए बी। अगर आपको पावर सेट पढ़ना है तो सबसे पहले आप एक काम करो कि सेट का सबसेट ही निकाल लो सभी। ठीक है, अब जब जितने भी सारे सबसेट आ गए अब उनका कलेक्शन ले लो। अगर आप कलेक्शन लोगे तो वही क्या हो जाएगा? उस सेट का पावर सेट हो जाएगा। जैसे अगर आपको बताना हो कि सेट ए का पावर सेट क्या होगा, तो सेट ए के सभी सबसेट निकालो और फिर इन्हें क्या करो? कलेक्ट कर लो एक सेट में, तो ये क्या बन जाएंगे? पावर सेट। जैसे इन्हें आप कलेक्ट करोगे तो क्या लिखोगे? 5 ए बी ए बी। ठीक है, सभी का ऑपलिंग कनेक्ट कर लिया, तो ये जो सेट बना वो पावर सेट है किसका? ए का। ठीक है, जो पावर सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं पी ऑफ ए। ठीक है, मतलब पावर सेट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा? किसी भी सेट का निकालें, अगर सेट ए का निकालें तो पी हो जाएगा, एक्स का निकालेंगे तो पी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताता है पावर सेट मतलब क्या होता है। किसी भी सेट का अगर आपको पावर सेट निकालना है तो उस सेट का सभी के सभी सबसेट निकालो और सभी का क्या कर लो? कलेक्शन ले लो, तो वो क्या हो जाएगा? पावर सेट हो जाएगा। ओके, एक आध दो एग्जांपल इस पर और देखते हैं। जैसे सेट ए है हमारा 1 2 3। ठीक है, तो इसके सबसेट क्या हो जाएंगे? इम्पटी सेट होगा, 1 होगा इसका सबसेट, 2 इसका सबसेट होगा, 3 इसका सबसेट होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 2 3 होगा, और 1 2 3 भी क्या होगा? इसका सबसेट होगा। ठीक है, आपने सभी सबसेट निकाल लिए इसके। अब क्या करो? इनका एक अलग कलेक्शन ले लो। ठीक है, तो ये जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए। इसमें जो एलिमेंट थे वो डिजिट थे, नंबर्स थे, बट इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो सेट आएंगे। अगर ये सेट ए क्या है? पावर सेट का एलिमेंट है। सेट 2 क्या है? पावर सेट का एलिमेंट है। ये सेट क्या है? पावर सेट का एलिमेंट है। अब इसको क्या बोलोगे आप? पावर सेट का एलिमेंट बोलोगे। मतलब इसके अंदर जो पावर सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो खुद एक क्या होते हैं? सेट होते हैं। ठीक है, तो ये बात तो रही पावर सेट की। मतलब अगर किसी भी सेट का पावर सेट निकालना है तो उसके सबसेट निकालो, उनका कलेक्शन ले लो, वही कलेक्शन क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। अब बात यह थी पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, ए में अगर 3 मेंबर हैं तो पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी होगी? तो पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी जो होगी वो होगी कि 2 की पावर ए में कितने मेंबर्स हैं वही बता दो, वो कितनी हो गई? पावर सेट ऑफ ए की क्या हो गई? कार्डिनलिटी हो गई। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे बात करेंगे इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, तो 2 की पावर ए की कार्डिनलिटी कितनी है यहाँ से?
ए की अगर आप कार्डिनेटिव निकालेंगे तो ये कितना है 3, ठीक है। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो गया 8। मतलब पावर सेट ऑफ ए में कितने मेंबर्स हैं 8 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो पावर सेट में कितने नंबर्स हैं अगर वो निकालने हैं तो आप क्या करो 2 की पावर सेट में कितने नंबर्स हैं उसको पावर में कर दो, तो वो क्या हो जाएगा पावर सेट में कितने नंबर्स हैं कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट है वो निकल के आएगा, ठीक है। तो ये तो बात रही पावर सेट की। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या सीन है इसका। ओके, अब पढ़ते हैं कि सेट में ऑपरेशन कैसे होते हैं, ठीक है। सेट के ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे देखो हम लोगों ने नंबर्स का ऑपरेशन पढ़ा हुआ है। जैसे अगर मैं 2 + 2 कहता हूं तो 4 आएगा, मतलब जो प्लस है वो क्या है नंबर्स का ऑपरेशन है। 2 × 2 4 आएगा, जो इनटू है वो क्या है ऑपरेशन है किसका नंबर्स के बीच जो ऑपरेशन लगता है। जैसे आप यहाँ पे देखो तो 2 + 2 कितना आएगा 4, ठीक है। तो ये जो प्लस है ये एक ऑपरेशन है किसका नंबर्स का ऑपरेशन है। 2 आप डिवाइड करोगे 2 में कितना आएगा 1 आएगा। ये जो डिवाइड का सिंबल आता है ये एक ऑपरेशन है, जैसे 3 - 1 = 2। तो ये माइनस है, ये क्या है ऑपरेशन है जो कि नंबर्स के बीच लगते हैं। ऐसे ही ऑपरेशन हमें देखने को मिलेंगे किसमें सेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट उनका नाम चेंज होता है, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ठीक है। यूनियन क्या है ऑपरेशन है जो कि सेट के बीच लगता है। इंटरसेक्शन क्या है एक ऑपरेशन है जो कि सेट के बीच लगता है। डिफरेंस भी क्या है एक ऑपरेशन है जो कि सेट के बीच लगता है। तो ये होते क्या है पहले इनको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो जब बात आएगी यूनियन की तो उसका मतलब क्या है, यूनियन में कैसे मेंबर है। जैसे ए एंड बी दो सेट है मान लो, पहले पे डिस्कस करते हैं। ए एंड बी आर 2 सेट्स, ठीक है। तो ए यूनियन बी में किस तरीके से मेंबर होंगे, वही यक्स आएंगे। यक्स या तो ए में हो या यक्स कहां हो बी में बैठा हो, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे देखो एग्जांपल, अगर a = 1 2 है, b = ab है, तो a यूनियन b का मतलब क्या होता है, आप दोनों को कंबाइन कर लो 1 2 a b, ठीक है। इस सेट का मतलब क्या है, इसमें से कोई मेंबर उठाओगे या तो वो ए का मेंबर होगा या तो वो बी का मेंबर होगा, इसका लिखने का एक ही मतलब है, ठीक है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, ए और बी का अगर आप यूनियन निकालो तो ए में कितने मेंबर से बी में कितने मेंबर से सबको क्या करो कंबाइन करके लिख लो आप, वो क्या बताएगा कि ए यूनियन बी निकालो आप। ये जो है वो ऑपरेशन है किसके ए और बी के बीच, सेट के बीच क्या है ऑपरेशन है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, जैसे अगर ए = एम्प्टी सेट है, बी = 2 3 4 है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, जिसमें कोई मेंबर ही नहीं है तो कॉमन क्या मिलेगा आपको, मतलब कंबाइंड करके लिखोगे क्या मिलेगा 2 3 4, ठीक है। तो ये तो रहा यूनियन का। सेकंड ऑपरेशन क्या कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन देखते हैं, देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, आप अगर इंटरसेक्शन का नोटेशन देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हो, इसका मतलब ये है कि ऐसे ही एलिमेंट्स लोगे जो कि ए का मेंबर हो और वही बी का भी मेंबर हो। ऐसा नहीं है कि वो ए का मेंबर हो और बी का मेंबर ना हो, ठीक है। अगर आप ए यूनियन बी निकाल रहे हो तो वो ए का भी मेंबर होना चाहिए बी का मेंबर होना चाहिए, इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, ठीक है। अगर आप इंटरसेक्शन निकालो तो वो ए का मेंबर और बी दोनों का मेंबर होना चाहिए तभी वो इंटरसेक्शन में आएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे एग्जांपल ए = 1 2 3, ठीक है। बी = अगर हम ले लेते हैं 2 3, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कैसे मेंबर आएंगे, जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो आप देखोगे 2 3 बी में भी है 2 3 ए में भी है, तो जो इंटरसेक्शन मेंबर आएंगे वो क्या होंगे 2 और 3, ठीक है। अगर आप एम्प्टी सेट के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन निकालोगे, ये हमारा एम्प्टी सेट हो गया, ये बी है 1 2, ठीक है। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हो तो इसमें ऐसा कोई मेंबर नहीं मिलेगा, देखो 1 2 बी में है लेकिन 1 2 ए में नहीं है, ठीक है।
1 इसमें है लेकिन 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो ये हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन लोगे वो हमेशा क्या होगा, 5 होगा। ओके, ये बात रही इंटरसेक्शन की। अब देखते हैं डिफरेंस क्या होता है। अगर आप किसी दो सेट के बीच अगर आप डिफरेंस निकालोगे, जैसे आप इन जनरली से आप निगेटिव ही शो करते हो, तो अगर आप ये मैंने जैसे a इक्वल टू आपको गिवन है 1 2 3, ठीक है, b इक्वल टू आपको पता है 1 2, ठीक है, आप चाहते हो कि a माइनस बी निकालो। जब a माइनस बी निकालोगे आप, तो आप क्या करोगे, जो कॉमन पार्ट मिल रहा है उसे छोड़ दोगे, जो b में a में एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का मेंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप इसी को b माइनस ए निकालना चाहते हो, b माइनस ए माइनस बी निकाला तो आपको 3 मिला, बट आप b माइनस ए निकालोगे तो इसमें एक्स्ट्रा मेंबर बचना चाहिए, किससे, a से, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा मेंबर नहीं है, जो कि इसमें देखो 1 2 है, ठीक है, 1 2 इसमें बैठा है, 1 2 के अलावा कोई मेंबर नहीं, 1 2 तो इसमें बैठा है, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इम्पटी, तो ये सेट क्या हो जाएगा, इम्पटी। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से दिखा सकते हो। तो ये था हमारा डिफरेंस। हमने क्या सीख लिया कि सेट के बीच यूनियन कैसे निकालेंगे, सेट के बीच इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, और सेट के बीच डिफरेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ओके, सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट को जो डिनोट किया जाता है वो तो ए सी या तो ए डैश से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये इसका नोटेशन होता है। ठीक है, अगर आप जो है किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला चाहते हो, जैसे डैश का आप कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगा, यू माइनस ए, जहां यू क्या होगा, इसका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, ए का क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब किसी भी सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो तो यूनिवर्सल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो क्या हो जाएगा, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5, ठीक है, ए है 1 2, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, यू माइनस ए, ठीक है बेटी साहब भाई, ओके, अगर आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, यू माइनस ए, यू माइनस ए मीन्स कि आप लिखेंगे 1 2 3 4 5, इसमें से आप क्या करेंगे, 1 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब 1 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिलेगा क्या आपको, कॉमन वैल्यू हटा दो, बचा क्या, 3 4 5, ये क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए के कॉम्प्लीमेंट का बस इतना ही फंडा है कि यूनिवर्सल में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, वही उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अगर आप ए का 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, एक बार आपने निकाला फिर दोबारा अगर निकालोगे तो वो खुद क्या आ जाएगा, सेट आ जाएगा ए। ठीक है, अगर आप 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो वो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। अगर आप यूनिवर्सल सेट गिवन है और आप अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो वो क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे देखो, अगर आप 5 का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, u माइनस 5, जब u में से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा, u ही तो बचेगा, क्योंकि 5 में तो कोई मेंबर ही नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको अगर आप प्रूफ करना चाहोगे तो u डैश अगर आप निकालोगे तो क्या करोगे, यूनियन में से माफ करना, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा आपका, 5 बचेगा। ठीक है, तो और सारे रूल होते हैं, जैसे आप अगर ये देखना चाहो, अभी डिमॉर्गन्स लॉ भी इसी में देखोगे। अगर मैं बात करूं, नहीं हम अभी सारी चीजें डिमॉर्गन्स लॉ पे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि डिमॉर्गन्स थ्योरम इसी में हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। सो ये था हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या है, अगर आप सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो तो यूनिवर्सल में से सेट ए को क्या करो, आप सब्ट्रैक्ट कर दो, वही क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सेट की कुछ प्रॉपर्टी पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि एक्चुअल में सेट की प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है। जैसे पहली प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है।
ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर या आप ए इंटरसेक्शन बी करो, बी इंटरसेक्शन ए करो, सब ये क्या है, सिमिलर चीजें हैं। ठीक है, ये बात बताती है क्या, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बताती है कि आप ए यूनियन बी करो, वेट, ए यूनियन, सही हो जा भाई, ए यूनियन बी यूनियन सी करो। ठीक है, या तो आप ए यूनियन बी यूनियन सी करो। ठीक है, या इसी तरीके से इंटरसेक्शन कर लो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप पहले बी और सी का यूनियन निकालो, फिर आप ए का यूनियन निकालो। वही वैल्यू आएगी जब आप ए बी का यूनियन निकालोगे और सी का यूनियन निकालोगे। ठीक है, आप पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लो, फिर ए का उसके साथ इंटरसेक्शन लो, या तो आप बी सी ए और बी का इंटरसेक्शन ले लो, फिर बाद में सी का इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है, तो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, ये होती है इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो जो हमारा सेट होता है वो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों होल्ड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो ये किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, या एक और आप बोल सकते हो कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, मींस ए इंटरसेक्शन पहले बी के साथ लगेगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी के साथ लगेगा। सिमिलरली ए यूनियन पहले बी के साथ होगा, फिर ए यूनियन ही सी के साथ हो जाएगा। तो ये हमारा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, तो सेट जो होता है वो हमारी तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है, कॉम्पिटिटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, इसको अभी हम प्रूफ करेंगे जब हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ए बी सी इक्वल टू कोई भी एग्जांपल्स ले लो, ठीक है, और रोस्टर फॉर्म में, और आप प्रूफ कर दो कि आप इतना पहले निकालो लेफ्ट हैंड राइट, फिर राइट हैंड साइड निकालोगे, दोनों सेम आएंगे। बट हम चाहते हैं कि हम इसे वेन डायग्राम से प्रूफ करें। ठीक है, अभी नेक्स्ट अभी वेन डायग्राम पर ही हम चलेंगे। ओके, तो चलो चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है। ओके, सो हम कुछ फॉर्मूले की बात करते हैं। जैसे अगर हमें निकालना हो कि ए और बी में कितने नंबर्स हैं, तो अगर हमें ए में नंबर्स पता है, बी में नंबर्स पता है, और ए या बी में नंबर्स पता है, तो हम बता सकते हैं कि ए और बी में कितने नंबर्स होंगे। सिमिलरली अगर ए या बी में कितने नंबर्स हैं ये पता करना है, तो हम बता सकते हैं कि ए में कितने नंबर्स हैं, बी में कितने नंबर्स हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए और बी में कितने नंबर्स हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ए या बी में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, और रही बात अगर हमें ये बताना हो कि ए कॉम्प्लीमेंट में कितने नंबर हैं, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में कितने नंबर्स हैं माइनस ए में कितने नंबर्स हैं, ये बताएगा कि ए कॉम्प्लीमेंट में कितने नंबर्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें ये बताना हुआ कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें कितने नंबर्स हैं, तो यूनिवर्सल में कितने नंबर्स हैं, यूनिवर्सल में कितने नंबर्स हैं माइनस ए यूनियन बी में कितने नंबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन आता है वो एक क्वेश्चन इस इन फॉर्मूले बेस आएगा ही आएगा। ठीक है, सेट थ्री में यहाँ से क्वेश्चन अमूमन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, सो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। देखो नेक्स्ट हमारा जो है वो डिमॉर्गन्स लॉ है। डिमॉर्गन्स लॉ में दो लॉ हमें पढ़ने को मिलते हैं। पहला क्या है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब जस्ट वो अपोजिट हो जाता है। आप अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी का निकाल करके फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, या आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हो तो ए यूनियन बी करो पहले, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, वो बात एक ही है। तो ये जो दोनों लॉ है वो क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये है हमारे डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, कई दफा क्या होता है ना, एग्जाम में डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस्ड से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सो इसे पता होना बहुत जरूरी है। याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर ए यूनियन बी निकालना है और दोनों पे डैश है, ठीक है, तो जब भी आप होल डैश लगाएंगे तो उसे इंटरसेक्शन में चेंज कर देंगे। अगर वो ऑलरेडी इंटरसेक्शन है और दोनों पे डैश है, तो अगर आप होल डैश लगाना चाहते हो तो वो इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वेन डायग्राम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार ये क्रिटिकल क्वेश्चंस को बहुत इजी बना देता है। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं मेनली जब हमें एग्जांपल्स लेके ना कर सकें, ठीक है, कोई ऐसा होता है ना, कई दफा एग्जांपल्स लेने से 80% चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, बट वेन डायग्राम 100% श्योरिटी देता है अगर आप सही डायरेक्शन में हो तो क्वेश्चन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा आपका, सही आएगा। तो सबसे पहले सीखते हैं कि एक्चुअल में वेन डायग्राम होता क्या है। देखो, वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले यूनिवर्सल सेट का पता होना जरूरी है, कैसे दिखते हैं इसमें वो सब चीजें डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो एक आपको रेक्टेंगुलर दिखेगा जी, जो कि एक यूनिवर्सल सेट होगा, इसे यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सेट दिखेंगे वो सर्कल के फॉर्म में के होंगे इसके अंदर। ठीक है, इस तरीके से सेट दिखाई देंगे इसमें। तो जो सेट रहेंगे वो सर्कल के फॉर्म में रहेंगे, और जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा। ठीक है, तो जैसे आपको बताना हो कि ए यूनियन बी है, वेन डायग्राम से बताओ ए यूनियन बी, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है इसका। ठीक है, और ए बी, ये सेट हमारा ए है, ये सेट हमारा बी है। अगर ए यूनियन बी क्या बताता है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइंड करके लिख लो। ठीक है, तो जब दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइंड करके लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइंड करके लिख लो। तो जो ए यूनियन बी का जो वेन डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से दिखता है कि आपने ए और बी दोनों एलिमेंट को क्या करा है, कंबाइंड करके लिख लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, ये सेट ए होगा, ये सेट बी होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या कहता है, कॉमन पार्ट कहता है, तो कॉमन पार्ट देखो ए और बी का कॉमन पार्ट क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना हुआ वेन डायग्राम के थ्रू तो कैसे निकालोगे, कोई सेट है ए का आपको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो अब क्या करोगे, यूनिवर्सल सेट पता है, सेट ए गिवन रहेगा, ये यूनिवर्सल सेट है। कॉम्प्लीमेंट कहता है कि यूनिवर्सल में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, जब यूनिवर्सल में से ए को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा क्या, ये वाला पार्ट बचेगा, ए को आपको हटा ही देना वहां से, तो बचेगा कौन सा पार्ट, ये पार्ट बचेगा। ठीक है, तो ये तो होता है कि आपने जो है कॉम्प्लीमेंट बनाया। ठीक है, अगर आप सब्ट्रैक्शन दिखाना चाहोगे कि ए में से बी को आप रिमूव करना चाहते हो, ए माइनस बी, तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा, ये ए है, ये बी है। ठीक है, आप चाहते हो कि ए माइनस बी करो, ए माइनस बी में कॉमन पार्ट रिमूव हो जाएंगे तो बचेगा क्या, ये क्या हो गया हमारा, ए माइनस बी। ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, प्रूफ करते हैं कि कैसे हम बताएंगे कि वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, सबसे पहले उसको लिखते हैं, देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
ठीक है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को बनाएंगे, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाएंगे। अगर दोनों सेम आता है तो हम कहेंगे कि हाँ सेट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। जैसे 3 सेट गिवन है, तीनों को बना लो। यूनिवर्सल सेट हो गया, सेट ए है, सेट बी है और सेट सी है। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। अब वो कहता है पहले आप बी यूनियन सी निकालो, ठीक है। बी यूनियन सी निकालोगे तो कौन सा कॉमन पार्ट आएगा बताओ। बी यूनियन सी अगर हम निकालते हैं तो ये सारे कॉमन पार्ट आ जाएंगे, ये और ये, ठीक है। ये सारे पार्ट आ गए बी यूनियन सी। अब ये कहते हैं जितने भी पार्ट आए आप उसका इंटरसेक्शन ले लो ए के साथ, ठीक है। मतलब बी यूनियन सी में जो आए, ठीक है, आप उसका ए के साथ क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है। तो ए के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो कौन सा पार्ट बचेगा बताइए। यस, देखो ये हमारा क्या है, ए है। आप इंटरसेक्शन जब लेते हो तो क्या करते हो, कॉमन पार्ट ही तो निकालते हो। तो जो कॉमन पार्ट बचा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए, ये वाला जो पार्ट बचेगा, ठीक है। अगर यही पार्ट इस साइड भी बचता है ये सॉल्व करने के बाद, तो हम कहेंगे जो हमारी सेट होती है वो क्या, सेट जो हमारे होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, ठीक है। तो यहां भी बनाते हैं तीनों सेट को, ठीक है। सेट ए हो गया, सेट बी हो गया और सेट सी हो गया, ठीक है। वो कह रहे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी बनाओ, तो ए इंटरसेक्शन बी बनाओगे तो कौन सा पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि आप ए इंटरसेक्शन सी बनाओ, ए इंटरसेक्शन सी बनाओगे तो कौन सा पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि यूनियन ले लो, जो भी पार्ट आया ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसका क्या करो आप यूनियन ले लो। जब यूनियन लोगे दोनों को कंबाइन करके लिखोगे, जब दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो यही वाला पार्ट होगा पूरा। पूरा कहां से कहां तक पार्ट हो जाएगा, ये पूरा पार्ट यहां से यहां तक हो जाएगा यूनियन का, ठीक है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और हमने प्रूफ भी कर दिया कैसे, वेन डायग्राम से आप प्रूफ कर सकते हैं। ओके, सो रियल नंबर का सबसेट देखते हैं, और ऐसा सबसेट जो कि इंटरवल टाइप का हो, ठीक है। जैसे ओपन इंटरवल, ठीक है, पहला ओपन इंटरवल। देखो ये कैसे दिखते हैं, जस्ट लाइक ए बी, ठीक है। छोटा ब्रैकेट लगेगा 2 डिजिट के बीच, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो चीज समझते हैं। जैसे ए बी में वो मेंबर आएंगे यक्स, वो भी रियल नंबर के, कैसे कि यक्स जो है वो ए से बड़ा हो लेकिन बी से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। मतलब इसमें अगर आप एलिमेंट ढूंढोगे इसमें वही मेंबर आएंगे जो ए से बड़े हो और बी से छोटे हो, ए बी नहीं इंक्लूड होगा। जैसे अगर बात करूं 0 और 1 की, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस सेट में 0 और 1 को छोड़ करके, मतलब 0 से बड़े सारे मेंबर्स हैं और 1 से छोटे सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। अब बात कर लो -1 और 1 की, ठीक है। ये क्या है, हमारे ओपन इंटरवल है, ओके। क्लोज इंटरवल क्या होता है वो भी देखते हैं। क्लोज इंटरवल, ठीक है। सेकेंड, क्लोज इंटरवल कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, और अगर हम बात करें इसमें मेंबर कैसे होंगे, वो सारे रियल नंबर होंगे, वो सारे रियल नंबर होंगे जो या तो ए हो या तो ए से बड़े हो, और या तो बी हो और बी से छोटा हो। जैसे अगर आप 0 1 की बात करेंगे, इसका मतलब 0 भी इस सेट में बैठा हुआ है, 1 भी इस सेट में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये क्लोज इंटरवल हो गया। अब बात कर लीजिए -1 1 की, ये भी क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, जो एंडिंग पॉइंट होते हैं वो खुद सेट का मेंबर होते हैं, बट ओपन इंटरवल में ऐसा नहीं होता। ओपन इंटरवल में एंडिंग पॉइंट नहीं होते। जैसे अगर आप ओपन इंटरवल इसकी बात करेंगे,
और इसकी बात करेंगे तो 0 और 1 इस इंटरवल में नहीं है, लेकिन 0 1 इस इंटरवल में है। -1 और 1 इस इंटरवल में नहीं है, लेकिन -1 और 1 इस इंटरवल में है। जैसे मैं अगर बताऊं आपको तो 1 बिलोंग कर रहा है कहाँ, 0 और 1 में, बट यही 1 बिलोंग नहीं कर रहा है कहाँ, 0 1 में। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि वो एक तरह से ओपन रहेगा, मतलब एक साइड से, और एक साइड से क्या होगा, क्लोज होगा। तो ऐसे इंटरवल को क्या कहेंगे, सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, लास्ट जो हमारा होता है वो होता है सेमी क्लोज इंटरवल। इसका मतलब क्या है कि वो पहले क्लोज होगा फिर क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, इस सेट में ए नहीं बिलोंग कर रहा है, मतलब ए से बड़े जितने भी मेंबर होंगे वो सारे इस सेट में बैठे होंगे। ठीक है, लेकिन बी बिलोंग कर रहा है इस सेट में। जस्ट यहां पे देखेंगे तो ए बिलोंग करेगा इस सेट में, लेकिन बी बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ये क्लोज है, बी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, सो ये तो रहा हमारा इंटरवल। तो हमने क्या क्या सीखा, सेट क्या होता है, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइप ऑफ सेट। ठीक है, फिर उसके बाद देखा कि सेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, फिर उसके बाद फॉर्मूले कुछ देखे, फिर देखा कि डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, वेन डायग्राम देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि रियल नंबर में जो सबसेट होते हैं इंटरवल टाइप के वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, सो यहां तक पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं कि जो हमारे टीजीटी में सेट से क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो किस तरीके से दिखते हैं, क्या हम इतना पढ़ने के बाद क्या क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सो अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी स्टेट के टीजीटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चंस ये है कि अगर ए बी का सबसेट है तो क्या इसमें से ट्रू होगा, क्या ए माइनस बी करेंगे तो वो ए के इक्वल होगा, या फिर ए माइनस बी करेंगे तो बी के इक्वल होगा, या फिर ए यूनियन बी करेंगे तो वो ए के इक्वल होगा, या फिर ए माइनस बी करेंगे तो वो इम्पटी सेट आ जाएगा। ठीक है, देखो ए माइनस बी मतलब ए बी का क्या है, सबसेट है। इसका मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में इन्वॉल्व है, ए के सारे एलिमेंट बी में बैठे हुए हैं। तो जब आप ए माइनस बी निकालते हो, ए माइनस बी निकालते हो तो आप क्या बताते हो कि जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी जो एलिमेंट बच गए उन्हें लिख दो। तो इसमें तो सारे कॉमन एलिमेंट है ना, जितने एलिमेंट जो एलिमेंट ए में है वही वही एलिमेंट बी में है। तो आंसर क्या मिलने वाला है, 5, क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट ही कॉमन है इसमें, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है, बी में एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, लेकिन जब आप ए माइनस बी करोगे तो क्या आएगा, इम्पटी। इन शॉर्ट अगर आप एग्जाम्पल लेके देखो, ए इज इक्वल टू आप 1 2, बी इज इक्वल टू 1 2 3। जब आप, क्योंकि देखो यहां से आप देख रहे हो कि ए सबसेट है किसका, बी का, बट आप ए माइनस बी अगर निकाल रहे हो, ए माइनस बी अगर आप निकाल रहे हो तो कौन कौन से मेंबर आएंगे, ये 1 2 तो इसमें भी बैठा हुआ है ना, तो क्या इसमें कुछ कॉमन है, नहीं, तो क्या होगा, ये इम्पटी रहेगा, या फिर इन सॉर्ट आप ऐसे भी कर सकते हो कि सेट क्या आएगा, इम्पटी आएगा। ठीक है, जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वन। ठीक है, ये तीनों फॉल्स हो जाएंगे। ओके, बेसिक है बट इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी न किसी स्टेट के टीजीटी में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये। ठीक है, देखो इसमें क्या कर रखा है कि एक सेट दिया है ए, एक सेट दिया है बी, और एक सेट दिया है सी। ठीक है, फिर वो पूछ रहा है कि आप पहले बी इंटरसेक्शन सी करिए, फिर जो आए उसमें से ए में से उसको क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपके पास क्या बचेगा, क्या 1 3 बचेगा, 2 3 बचेगा, या फिर 1 2 बचेगा, या फिर 1 4 बचेगा। देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, ये भी प्रीवियस ईयर ही है। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। हम सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हाँ, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो कह रहा है कि ऐसा यक्स आएगा
जो कि क्या हो, 5 से छोटा हो या 5 के बराबर हो, बट वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर 5 से छोटा या 5 बराबर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 से छोटा या 5 के बराबर, तो a इक्वल टू ये आ गया। b इक्वल टू अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, b क्या कर रहा है कि जो यक्स है वो 10 हो या तो 10 से छोटा हो, लेकिन वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर 10 या 10 से छोटा क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारा बी हो गया। सी हमारा क्या कर रहा है, सी ये कह रहा है कि जो यक्स रहेगा वो 2 से बड़ा होगा लेकिन 6 या 6 से छोटा होगा, और वो सारे यक्स क्या होंगे, नेचुरल नंबर रहेंगे। तो 2 से बड़ा कितना नेचुरल नंबर, 3 4 5 6। क्यों, क्योंकि उसने बोला 6 से छोटा हो या 6 के बराबर हो। तब वो पूछ रहा है आपसे कि अब आप ये बताओ a माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि b इंटरसेक्शन सी क्या है, फिर a में से उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले b इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। देखो, जब आप b इंटरसेक्शन सी निकालोगे तो b और c में कॉमन क्या है वो देख लो, 3 4 5 6, 3 4 5 6 यही कॉमन है, बाकी एलिमेंट छूट जाएंगे, मतलब यही एलिमेंट बचेगा जो कॉमन है। तो b इंटरसेक्शन में c में क्या आएगा, 3 4 5 6, ये हो गया। अब वो कह रहा है a में से सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब a माइनस 3 4 5 6, ए देखो क्या है आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या है 3 4 5 6, तो कॉमन जो हो रहा है उसको हटा दो, मतलब ए में जो जो मेंबर बच रहे हैं, ठीक है, जैसे क्या देखो 3 4 5 6 है, 3 4 5 6 है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 1 2। ठीक है, तो मतलब आंसर क्या आएगा आपका 1 2। ठीक है, तो ऑप्शन में जो 1 2 होगा वही ट्रू हो जाएगा, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ओके देखो ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए सेट हैविंग एन एलिमेंट, मतलब ये कह रहा है कि अगर ए कोई सेट है और वो एन एलिमेंट रख रहा है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n, ये 2 की पावर n होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। वो यही पूछना चाहता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, किसका पावर सेट, ए सेट हैविंग एन एलिमेंट, किसी सेट का जो एन एलिमेंट रखता हो। तो ए सेट है जो एन एलिमेंट रख रहा है, तो इसके पावर सेट में कितने मेंबर होंगे, 2 की पावर एन। ठीक है, ये जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, पावर सेट में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए माइनस बी इक्वल टू, मतलब पहले आप ए में से बी को घटा दो, फिर जो भी बचे उसमें से ए को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कौन कौन सी वैल्यू आपको दिखाई देगी, मतलब क्या आपको बचने वाला है इनमें से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करना, मतलब कहते नहीं कि 100% ट्रू होगा। ठीक है, जैसे अब कोई एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो आर्बिट्री, नो प्रॉब्लम, बट अगर आप वेन डायग्राम से करेंगे तो आप 100% श्योर रहेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तब तक जब तक आप गलत न किए हो कुछ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ये ए है, ये बी है। तो देखो वो कह रहा है कि सबसे पहले आप ए माइनस बी निकालो, जब आप ए माइनस बी निकालोगे तो कौन सा पार्ट बचेगा बताओ, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये हो गया क्या आपका ए माइनस बी। अब वो कह रहा है कि अब जो भी पार्ट आपको बचा है ए माइनस बी, ए में से इस पार्ट को घटा दो, इस पार्ट को। देखो फंडा क्या है, ये पूरा का पूरा अपना ए है, आपको इतना घटा देना है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको घटा देना है, और ये पार्ट क्या है, ये पार्ट आपका है ए माइनस बी। पूरे में से ए माइनस बी को आपको घटा देना, तो बचेगा पार्ट तो यही बीच वाला, तो बचेगा कौन सा पार्ट, ये बीच वाला। और आप जानते हो कि ये पार्ट क्या है,
ये पार्ट अगर सेट ए है, ये बी है, तो ये क्या बताता है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो जब आप घटाएंगे तो बचेगा क्या आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, डी। ठीक है, आप आर्बिट्री एग्जांपल्स भी लेकर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये सारे प्रीवियस ईयर हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा खुद से क्रिएट किया गया है, ऐसा नहीं, सभी टीजीटी में पूछे गए प्रश्न है। जैसे एक्स इक्वल टू उसने दे रखा है, एक्स इक्वल टू उसने दे रखा है ए बी सी डी। ठीक है, वाई इक्वल टू उसने दे रखा है 4 5 6 7। ठीक है, आपसे पूछ रहा है एक्स यूनियन वाई क्या होगा। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है, ए बी सी डी 4 5 6 7। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, सी। ओके, इससे आसान क्वेश्चन तो शायद नहीं हो सकता। हाँ, ओके, नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है कि ए सेट एक्स हैज 3 एलिमेंट, मतलब कोई सेट एक्स है जो कि 3 एलिमेंट रखता है, तो मतलब एक्स की कार्डिनलिटी कितनी दे रखी है उसने, 3। ठीक है, फिर पूछ रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स, मतलब पावर सेट पहले इसका निकालो एक्स का, उसमें कितने एलिमेंट है, फिर उसका पावर सेट निकालो, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, वही वो पूछना चाहता है। तो इसका पावर सेट क्या होगा, अगर 3 एलिमेंट है तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे बताइए, 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8। मतलब यक्स के पावर सेट में कितने एलिमेंट आ गए, 8। अब वो कह रहा है जो पावर सेट में एलिमेंट आया आप उसका फिर पावर सेट निकालो, मतलब पावर सेट ऑफ पावर सेट। कोई बात नहीं, इसका क्या हो जाएगा, 2 की पावर पावर सेट ऑफ एक्स की कार्डिनलिटी कितनी है भाई, अगर हम जैसे एक्स के पावर सेट निकालते हैं और इसकी कार्डिनलिटी निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स। और अगर यही पावर सेट रहेगा तो 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है। ओके, सो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर सेट के में मेंबर कितने हैं, 8, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 8। इसका मतलब 2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, मतलब 4 इंटू 4, आप आसानी से भी कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 16 इंटू 16, मीन्स ये हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बेसिकली इसमें करना क्या था, उसने एक सेट दे रखा था जिसमें उसने बताया था कि 3 एलिमेंट है, तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 3। ठीक है, फिर उसने बताया कि आप इसका पावर सेट निकालो, पावर सेट में कितने मेंबर है, फिर आप ये बताओ जो पावर सेट है उसका पावर सेट निकालेंगे तो कितने मेंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये उसका था ओवरऑल व्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, ओके देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वो ये कह रहा है कि दो फाइनाइट सेट हैं जो कि एम एन एन एलिमेंट रखते हैं। ठीक है, बना लो, एक सेट हो गया एक्स जिसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, एम। दूसरा सेट हो गया वाई जिसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, एन। ठीक है, वो कह रहा है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट, यहाँ सेकेंड सेट होगा। ठीक है, सेकेंड सेट बाई 56। मतलब वो कहना क्या चाहता है ये मैं देखना आप लोग। अच्छा बताइए, जब एक्स में एम नंबर है तो उसके जो सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो क्या होंगे, पावर सेट ही तो होंगे। उसमें वो बोला है 2 की पावर एम हो गया, और इसका जो पावर सेट होगा मतलब नंबर ऑफ सबसेट जो होगा वो कितना होगा, 2 की पावर एन होगा। वो कह रहा है जो फर्स्ट है वो ग्रेटर देन है कितना, 56 ग्रेटर देन है किससे, सेकंड वाले से। मतलब इसमें जो सबसेट है वो सबसेट 56 ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड वाले के। तो अगर दोनों को इक्वल करना होगा तो क्या करेंगे, 2 की पावर एम, ये ज्यादा है तो हम अगर बराबर करना हुआ हमें तो क्या करेंगे, 2 की पावर एन ऐड कर देंगे इधर कितना, 56। ठीक है, तो अब आपसे वो पूछ रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ एम स्क्वायर एंड एन स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब यहां से आप वैल्यू निकालो
m की और n की, फिर दोनों का स्क्वायर करके बताओ कौन सी वैल्यू आएगी। ठीक है, देखो जब आप यहां पे करोगे तो सबसे पहले 2 की पावर n को इधर लेकर आओ, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 56। यहां से आप क्या करो कि 2 की पावर n को कॉमन ले लो। जब भी ऐसे सिचुएशन पड़े ना, तो इसका मतलब क्या, आपको कंपेयर करके ही निकालनी है वैल्यू, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 की पावर n को कॉमन ले लो। 2 की पावर n को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो, 8 × 7। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है आपको, 2 की पावर n m माइनस n -1 इज इक्वल टू 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3, और 7 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 -1। 8 -1 7 ही होगा। ठीक है, सो यहां से आप क्लियरली देख पा रहे हो कि n की वैल्यू कितनी है, 3। अगर आप कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और m माइनस n की वैल्यू कितनी है, 3। m माइनस n की वैल्यू कितनी है, 3। n की वैल्यू 3 है तो यहां से m की वैल्यू निकल सकती है। m की वैल्यू क्या होगी, अच्छा, मतलब n की वैल्यू 3 हो गई, m की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, अब वो कह रहा है दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो और बताओ अब कितना आएगा। तो स्क्वायर करके जोड़ दो, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 36 इक्वल टू 45। कोई है ऑप्शन में, 45 नहीं तो नन ऑफ दिस हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चंस। ओके, सो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। सबसे पहले हमने थ्योरी का पोर्शन, थ्योरी वाले पोर्शंस को देखे, फिर हमने क्वेश्चंस देखे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे टीजीटी एग्जाम्स में। ठीक है, मेनली जो हमारा ये क्वेश्चंस था, ये जो क्वेश्चंस था ये 2016 में जो झारखंड टीजीटी का पेपर हुआ था वहां ये क्वेश्चंस आया हुआ था। ठीक है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।